हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आप पीसीएस भाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है यहाँ पर मेक आईएएस की होने वाली है। मेक आईएएस में भी आज हम यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चनों की ज़्यादातर बात करेंगे और हिस्ट्री के बाद यहाँ पर हम दूसरा आपका कौन सा रहता है टॉपिक, हिंदी का। तो हिस्ट्री और हिंदी, इतिहास एवं हिंदी दोनों ही टॉपिकों की आज हम इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज रहने वाली है और इसके पहले भी हमारी मल्टीपल कोचिंगों की टेस्ट सीरीज लग रही है। संस्कृति आईएएस, धी आईएएस, जीएस वर्ल्ड, है ना, और मेक आईएएस की तो लगा ही रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। साथ में हमारे टेलीग्राम पर मैं सारी पीडीएफ को अपडेट टेलीग्राम पर ही कर देता हूं, तो आप टेलीग्राम को भी डाउनलोड करके वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको वहां पर कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करना हो सर्च करोगे वहां पर आपको मिल जाएगी। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। बहादुर साहब प्रथम के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, मतलब सही ऑप्शन कौन सा है। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। और बहादुर साहब प्रथम के बारे में, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह, भाई अंतिम मुगल बादशाह बहादुर साहब प्रथम नहीं थे, दिल्ली का 7वें नंबर का मुगल बादशाह था। कौन सा? 7वें नंबर का था। इसके टाइम पीरियड की बात करें, कब से कब तक रहा, तो 1707 से लेकर 1712 तक यह जो है आपका मुगल बादशाह के रूप में बना था। अच्छा, बहादुर साहब प्रथम को ही आपको याद होगा शहजादा मुअज्जम कहते थे इसको। इसने उस बहादुर साहब प्रथम के उपाधि के नाम से शासन किया था, लेकिन शहजादा मुअज्जम इसको जाना जाता था। इसका किसका पुत्र था ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है। भाई बहादुर शाह जो प्रथम था या शहजादा मुअज्जम था, किसका पुत्र था? तो भाई साहब औरंगजेब का पुत्र था। किसका? औरंगजेब का पुत्र था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यह औरंगजेब का दूसरे नंबर का पुत्र था, आपको ये भी याद रखना है। तो दूसरा कथन कहता है कि इन्हें शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता था। बिल्कुल बात ठीक है, बहादुर साहब प्रथम को शाह आलम या आलम साहब प्रथम के नाम से भी जाना जाता था। ये आपके बिल्कुल करेक्ट है। तो केवल ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला रहेगा, क्योंकि पहला वाला तो गलत लिखा था, क्योंकि अंतिम मुगल बादशाह नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक तरफ मुगल शासक है और एक तरफ उपनाम है, कौन सा मुगल शासक किस उपनाम से जाने जाते थे? जैसे हम बात करें अगर बहादुर साहब प्रथम, भाई बहादुर साहब प्रथम को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था। जहादार साहब की बात किया तो लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। फर्रुखसियर की बात किया है तो घृणित कायर के नाम से, और मोहम्मद शाह की बात किया है तो रंगीला। इतना रंगीन था कि इसको अपने जो सभा होती थी वहां पर भी नग्न स्त्री और पुरुषों की जो संगत थी वो पसंद थी, इसलिए इसको रंगीला कहते थे। तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ए वाला करेक्ट, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, मुगल शासक फर्रुखसियर के बारे में संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो मुगल शासक फर्रुखसियर के बारे में कहा जा रहा है कि ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है। तो उसने सैयद बंधुओं की सहायता से राज्य सिंहासन प्राप्त किया था। किसने? फर्रुखसियर ने, बिल्कुल करेक्ट है। उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, ये भी बात सही है। उसी के समय बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो 1716 का समय था जहां पर बंदा बहादुर को फांसी पर लटका दिया गया था, और यह सैयद बंधुओं ने जजिया कर को समाप्त इससे करवा दिया था, और यह सैयद बंधुओं की सहायता से ही राज सिंहासन इसने प्राप्त किया हुआ था। ऑप्शन हमारे तीनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन में देखोगे तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, और विचार करना है कि ऐसी कौन सी जो घटना है जो मुगल शासक आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में घटित हुई थी। तो आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में तीनों में से कौन सी घटना घटित हुई थी उसकी बात करें। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध भाई कब हुआ था? कोई बता सकता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सही, 1757 का। इतिहास पढ़ता है, इतना नहीं पता है ना। 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ये तो घटना इसके काल में घटित की गई थी। दूसरा है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो भाई पानीपत का तृतीय युद्ध भाई इसके काल में तो नहीं घटित हुआ था, आपको याद होगा, है ना। फारस के शासक नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण भी इसके समय में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन में केवल आपका ए रहेगा, ऑप्शन सही है, क्योंकि जो आलमगीर द्वितीय के समय में जो है 1757 में से प्लासी का युद्ध ही जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर ये बात की जाए कि नादिर शाह का आक्रमण तो 1739 में हुआ था, वो किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह के, ध्यान रखिएगा। जो मोहम्मद शाह रंगीला था ना, इसी के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, ध्यान रखना है, ठीक है। तख्ते ताऊस कोहिनूर हीरा को बहुत सारी चीजों को अपने साथ ये ले गया था। चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में, यह जो है आलमगीर द्वितीय के उत्तराधिकारी के रूप में 1759 में गद्दी पर बैठा था। क्या सही है? बिल्कुल करेक्ट है। यह अंतिम मुगल शासक था, तो अभी मैंने आपको बताया था अंतिम मुगल शासक नहीं था, ये 17वां मुगल बादशाह था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो आपका
शाह आलम द्वितीय है, आपका अंतिम मुगल शासक नहीं था। ऑप्शन केवल आपका कौन सा रहेगा, केवल एक सही रहेगा, तो हम डी वाले पे यहाँ पर सही लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका दूसरा वाला गलत है। क्योंकि अंतिम मुगल अगर शासक की बात की जाए कौन सा था, तो बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था, बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे जफर भी कहा जाता था। क्या कहता था, जफर भी कहा जाता था। जफर उपनाम से कविताएं या कहानियों को लिखा करता था। अच्छा, बहुत सारे लोगों को तो ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो उनके लिए एक छोटा सा अपडेट है। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। यहाँ पर हमने आपके लिए क्विक रिवीजन नोट्स नाम से 23 पीडीएफ को लॉन्च किया हुआ है, जिसमें सभी सब्जेक्ट आपके कवर है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, साथ में यूपी जीके भी यहाँ पर कवर की गई है। तो एक बार जाकर ऐप पे आप लोग देख लीजिएगा, आपके काम के लिए होता है कि नहीं होता है वो बात की बात है, फिर उसके बाद आप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में यूपी आरओ के हमने टेस्ट भी लॉन्च किए थे, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में है, तो आप इनको भी देख सकते हो। साथ में शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में हमने यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में हमने यहाँ पर आपकी 25 रुपीज में, है ना, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, किसी को वो भी दिक्कत हो तो मैसेज कर देना, कॉल कर लेना, तो वो भी फ्री हो जाएगी। सामान्य हिंदी की नोट्सों को हमने यहाँ पर लॉन्च किया हुआ है, आप देख सकते हो, पीडीएफ फॉर्म में है, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप इसको डाउनलोड करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये तीनों कोर्स हैं, बहुत पॉपुलर चल रहे हैं, और जल्द ही हमारी 1 जून से यूपी पीसीएस की टेस्ट आने वाली है, जिसका एग्जाम 12 अक्टूबर को है, तो उसको भी ध्यान में हम रख रहे हैं। और क्विक रिवीजन नोट्स जो है वो अपडेटेड हो जाएंगे यूपी पीसीएस को भी ध्यान में रखते हुए, तो वो भी चीज आप सभी चीजों को डाउनलोड जो है कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो ऐप को डाउनलोड करना है यूपीएससी नेट। कैसे डाउनलोड करोगे, या तो लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, या फिर आप सर्च कर सकते हो यूपीएससी नेट प्ले स्टोर पर, आपको वहां पर ऐप जो है मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, ठीक है, ओके। क्वेश्चन की बात करेंगे, बक्सर के युद्ध के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। बक्सर के युद्ध के बारे में, यह जो युद्ध है बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की ज्वाइंट सेना और अंग्रेजों के मध्य में लड़ा गया था। बिल्कुल बात सही कह रहा है। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता का प्रभुत्व जो है वो स्थापित हो चुका था, हम कहेंगे ये भी ठीक है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अरे भाई, रॉबर्ट क्लाइव ने नहीं किया था, इस सेना में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने किया था, हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने तो संधि की थी कोलकाता में आकर, रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में संधि किया था, तो हम यहाँ पर 1765 संधि लिख देते हैं, आपको थोड़ा सा याद रहेगा। बाकी ऑप्शन बात करें तो 1 और 2 ऑप्शन हमारे आए करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं, मुगल शासक अकबर द्वितीय कौन से हैं। मुगल शासक अकबर द्वितीय के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो मुगल शासक अकबर द्वितीय के बारे में कहा जा रहा है, इनके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। तो भाई, मुगल शासक अकबर द्वितीय के समय में दिल्ली पर अधिकार नहीं किया गया था, तो आपका ऑप्शन पहला गलत हो गया। इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी, मतलब कि राम मोहन राय थे और अकबर द्वितीय के पेंशन को लेकर अंग्रेज के ब्रिटिश कोलकाता लंदन गए थे, है ना, तो राजा की उपाधि से अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को सम्मानित किया था। तो केवल ऑप्शन हमारा सी वाला सही रहेगा, क्योंकि पहला वाला जो है वो गलत है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बात करें। देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। सैयद बंधुओं को मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शासक निर्माता, किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। किसको, सैयद बंधुओं को, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, बिल्कुल करेक्ट है। फर्रुखशियर के शासनकाल में सैयद बंधुओं का पतन हो गया था। अरे भाई, फर्रुखशियर खुद ही बैठा था सैयद बंधुओं के सहयोग से, तो केवल दूसरा वाला का तो गलत है, केवल एक सही है, हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शासक शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण कर मुगल शासन की गद्दी पर बैठा। तो भाई, ऐसा कौन सा शासक था जो शाहजहां द्वितीय की उपाधि को धारण किया और मुगल की गद्दी पर बैठा था। आपका रफी-उद-दौला था। कौन था, रफी-उद-दौला ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि को धारण किया था और यह बैठा था। रफी-उद-दौला की बात की जाए, ये भी सैयद बंधुओं के हाथों की कठपुतली था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से उत्तरवर्ती मुगल शासकों को कालक्रम में व्यवस्थित करें। उत्तरवर्ती मुगल शासकों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे शाह आलम द्वितीय के अगर हम टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1759 से लेकर इनका जो कार्यकाल है 1806 रहा था, ठीक है। आलमगीर द्वितीय की बात की जाए तो 1754 से लेकर इनका 1759 रहा था, ये भी ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय की बात करें तो 1837 से लेकर इनका 1858 रहा था, ठीक है। अकबर द्वितीय की बात करें तो 1806 से लेकर 1837 रहा था। तो अब ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो पहले नंबर पर आ जाएगा दूसरा वाला, फिर आ जाएगा पहला वाला, फिर आ जाएगा तीसरे नंबर चौथा वाला और अंतिम में आपका तीसरा वाला आएगा। अब आप खुद ही मिला सकते हो कौन सा कब सही है।
ठीक है, चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट है। बात आप विचार करते हैं, मोहम्मद शाही ने आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा के सूबेदार भी बनाया था। तो भाई गलत लिखा है, मोहम्मद शाही ने नहीं बनाया था बल्कि जहांदार शाही ने बनाया था। किसने? जहांदार शाही ने बनाया हुआ था आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि और मालवा का सूबेदार। तो पहला वाला गलत हो गया। जहांदार शाही ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराज की उपाधि प्रदान कर गुजरात के सूबेदार बनाया। बिल्कुल बात ठीक है। तो केवल ऑप्शन दूसरा वाला सही है, क्योंकि दोनों ही चीजें जहांदार शाही के समय हुई हैं, तो इसलिए पहला वाला गलत था। तो केवल हम ए वाले पे टिक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल दूसरा वाला करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस मुगल शासक ने शासनकाल में ईरान के नादिर शाही ने 1759 में 1739 में भारत पर आक्रमण किया। किसके शासनकाल में किया था? मोहम्मद शाही के शासनकाल में किया था। ध्यान रखिएगा, जो रंगीला नाम से फेमस था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं, चिनकिलिस खान ने हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाई वंश की स्थापना की। किसने की थी? चिनकिलिस खान ने की थी हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाई वंश की स्थापना। क्या ही करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। चिनकिलिस खान को मुगल बादशाह फर्रुखशियर द्वारा दक्कन के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। भाई एक चीज याद रखना है, चिनकिलिस खान को मुगल बादशाह मोहम्मद शाही ने, फर्रुखशियर ने नहीं बल्कि किसने? मोहम्मद शाही ने दक्कन के 6 सूबे की सूबेदारी को सौंपा था। इसका मुख्यालय औरंगाबाद में बना हुआ था। तो दूसरा वाला गलत है, केवल आपका ऑप्शन ए सी वाला रहेगा। केवल एक ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित संधियों को एक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये संधि लिखी है, इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे बात करें, सुरजी अर्जन गांव की संधि आपकी कब हुई थी? 1803 में हुई थी, सिंधिया के साथ में अंग्रेजों के बीच में। अमृतसर की संधि की बात करें तो 1809 में हुई थी, अमृतसर संधि रणजीत सिंह के साथ में और अंग्रेजों के बीच में। राजपुर घाट की संधि 1805 में की गई थी, यशवंत राय होलकर के साथ में अंग्रेजों के बीच में। मंदसौर की संधि 1818 में हुई थी, मल्हार राव होलकर द्वितीय के बीच में, अंग्रेजों के बीच में। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा यहाँ पर पहला वाला 803 सबसे पहले आया, फिर आपका तीसरे नंबर पर 805 आया, फिर 809 दूसरे नंबर का, फिर चौथे नंबर का 1818। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर बी वाला रहेगा 1321, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में विचार करना है। इन्हें मराठा राज साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। तो भाई मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक इनको नहीं कहा जाता है। बाजीराव प्रथम को बालाजी विश्वनाथ को, ध्यान रखिएगा आपको याद होगा, कहा जाता था, है ना। पहला वाला गलत हो गया। इन्होंने मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए उत्तर दिशा में आगे बढ़ने की नीति का सूत्रपात जो है किया हुआ था। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है, इन्होंने उत्तर की ओर, मतलब कि जहां मुगल थे वहां पर इन्होंने सूत्रपात किया था कि भाई अपने साम्राज्य को बढ़ाया जाए। तो केवल ऑप्शन आपका दूसरा वाला सही है, तो हम ए वाले पे यहाँ पर टिक जो है कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, छत्रपति शिवाजी के संदर्भ पर उत्तराधिकारियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो छत्रपति के जो उत्तराधिकारी थे उनको एक कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे संभाजी की बात करें तो 1680 से लेकर 1689 का कार्यकाल था। राजा राम की बात करें तो 1689 से लेकर इनका 1700 का कार्यकाल था। शिवाजी द्वितीय एवं ताराबाई की बात करें तो इनका कार्यकाल 1700 से लेकर 1707 तक था। शाहू की बात करें तो इनका कार्यकाल 1707 से लेकर 1748 रहा था। ऑप्शन में जो रहेगा यहाँ हमारा डी वाला रहेगा 1 2 3 4, क्योंकि अब अगर आप देखोगे तो सही ऑप्शन यहाँ पर हमारे लाइन से लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अच्छा, छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे ऐप को तो डाउनलोड कर ही रहे हो यूपीएससी नेट, और वहां पर मल्टीपल कोर्सेस उसको भी ज्वाइन कर लोगे आप लोग, समझ के देख कर, है ना। आप लोग तो अच्छे स्वतंत्र है, लेकिन सब्सक्राइब चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए करो यार, थोड़ा सा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। और इतनी मेहनत से आप लोग के लिए पीपीटी लाता हूँ, पीडीएफ लाता हूँ, टेलीग्राम पर भी उपलब्ध फ्री में करवा देता हूँ, वीडियो भी पूरी शूट करता हूँ ईमानदारी से। तो यार इतना तो आपका ही फर्ज बनता है कि आप इतना सब्सक्राइब लाइक शेयर कर सको, है ना। करीब करीब 7.4 आसपास फैमिली हमारी हो चुकी है, लेकिन जल्दी 10 के अगर फैमिली कर दोगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, हम ऑफलाइन बुक भी लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन तभी करेंगे बुक को लॉन्च जब हमारे 10 के यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, फैमिली हमारी हो जाएगी। तो तभी करेंगे, जल्दी से आप लोग करवा दीजिएगा। और यूपीपीसीएस का एग्जाम आए उसके पहले करवा देना है, जिससे कि आपको वो बुक हेल्पफुल रहने वाली है। क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना है इनमें से कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। चलिए देखते हैं कौन से करेक्ट है। छत्रपति शिवाजी की राजस्व व्यवस्था अहमदनगर राज्य में मलिक अंबर के द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। बिल्कुल करेक्ट है। छत्रपति शिवाजी ने भूमि को ठेके पर देने की प्रथा अरे भाई, भूमि को ठेके पर देने की प्रथा प्रारंभ नहीं की थी उन्होंने, बल्कि त्याग दिया था। क्या कर दिया था? प्रथा को प्रारंभ नहीं किया था बल्कि त्याग दिया था।
मतलब कि हटवा दिया था, तो केवल ऑप्शन पहला वाला सही रहेगा, दूसरा वाला गलत है। छत्रपति शिवाजी से संबंधित एक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये कुछ युद्ध हैं और लूट है, उनको एक व्यवस्थित क्रम में लिखना है। जैसे बात की जाए अफजल खां के विरुद्ध सफलता कब मिली, तो अफजल खां के विरुद्ध जो सफलता है भाई 1659 में मिली थी। ठीक है। सूरत की पहली लूट की बात की जाए तो सूरत की पहली लूट 1664 में की गई थी। जावली पर अधिकार की बात किया तो 1656 में हुआ था। और हम बात करें मुगलों से पहली मुठभेड़ 1657 में हुई थी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला करेक्ट रहेगा, तीसरा चौथा पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, आप एक बार जरूर मिला लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे छत्रपति शिवाजी की सैन्य व्यवस्था के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। छत्रपति शिवाजी की सैन्य व्यवस्था के बारे में विचार, उन्होंने एक नियमित एवं स्थायी सेना रखी थी, बिल्कुल करेक्ट है। उनकी सेना में सिलेदार स्वतंत्र सैनिक होते थे और अपना अस्त्र शस्त्र जो है वो स्वयं रखते थे, दोनों करेक्ट सही है। तो बी वाला हमारा होगा कि भाई दोनों चीजें सही है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की जो शासन व्यवस्था है उसके संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की शासन व्यवस्था के बारे में विचार करना है। प्रायः शासन में योग्यता का आधार में नियुक्ति की जाती थी, बिल्कुल करेक्ट है। योग्यता एलिजिबिलिटी देखी जाती थी, है ना, मेरिट सिस्टम एक तरीके से। केवल धार्मिक उद्देश्य को छोड़कर भूमि का अनुदान नहीं दिया जाता था। तो हम कहेंगे हाँ दोनों सही है, तो हमारा डी वाला रहेगा, 1 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर भी ठीक है, क्योंकि आपको मराठा शासन में अष्टप्रधान की तो याद ही होगा, है ना, चीजें। खैर कोई बात नहीं, लोआ भी गए। मराठा कालीन अष्टप्रधान के सदस्य और उनकी विशेषता है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। जैसे बात करते हैं, बात करें तो पंडित राव धार्मिक मामलों को प्रमुख हुआ करते थे। अमात्य की बात किया है तो अमात्य आपके किस लिए, अमात्य वित्त मंत्री हुआ करते थे। सुमंत की बात किया है तो विदेश मंत्री हुआ करते थे। और बात किया है सर ए नौबत की तो सेनापति मंत्री हुआ करते थे। आपका ऑप्शन जो रहेगा वो हमारा सी वाला रहेगा, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए विचार कर लेते हैं कौन सा सही है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान जो है कहा जाता था, बिल्कुल करेक्ट है। अष्टप्रधान परिषद के सभी सदस्य छत्रपति शिवाजी के सचिव के रूप में कार्य करते थे, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी वाला रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट आता है छत्रपति शिवाजी के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। छत्रपति शिवाजी के बारे में, इनका जन्म पूना के निकट शिवनेर के किले में 19 फरवरी 1630 को हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने 1656 ईस्वी में रायगढ़ को मराठा राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो हमारे दोनों ही करेक्ट रहेंगे, तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। देखो एग्जाम पास में आ गया है तो हमें अब करना है क्विक रिवीजन, है ना। इसके लिए आप लोग कमेंट करोगे तभी हम लाएंगे। अगर कमेंट करोगे क्विक रिवीजन लाया जाए तो प्रत्येक सब्जेक्ट की हम मैराथन टाइप में ले जाएंगे, 1 2 घंटे की होंगी, सारा सब्जेक्ट कवर कर दिया जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते हो। एक तरफ क्षेत्र है और एक तरफ शासन करने वाले राजवंश है, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करें ग्वालियर, ग्वालियर की बात करें तो सिंधिया का शासक राजवंश था। नागपुर की बात किया तो भोसले का राजवंश था। अरे क्या मिला दिया, 1 मिनट, ठीक है। ग्वालियर की बात करें तो सिंधिया का राजवंश था। नागपुर की बात करें तो भोसले का राजवंश था। इंदौर की बात किया है तो होलकर राजवंश था। और बड़ौदा की बात किया है तो आपका गायकवाड़ का राजवंश था। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला रहेगा, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का चौथा ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित मराठा पेशवाओं का इनका सही कालक्रम बताइए क्या है। तो मराठा पेशवा थे, उनका सही कालक्रम क्या है। जैसे नारायण राव की बात की है, नारायण राव 1772 से लेकर 1773 रहे थे, एक साल ही माधवराव ने उनकी हत्या कर दी थी। बालाजी विश्वनाथ की बात की है, बालाजी जो विश्वनाथ का शासन काल है 1713 से लेकर 1720 रहा था। बाजीराव द्वितीय की बात करें तो बाजीराव जो द्वितीय थे इनका कार्यकाल 1795 से लेकर 1818 रहा था। और बालाजी बाजीराव की बात किया तो 1740 से लेकर 1761 इनका कार्यकाल रहा था। ऑप्शन में जो देखोगे आप ए वाला रहेगा, दूसरा चौथा पहला और तीसरा 151 में आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन संधियों का संबंध जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से है। तो कौन कौन सी संधि का संबंध प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से है। पहली तो पुरंदर संधि, बिल्कुल ठीक है, आपकी 1776 में की गई थी। ग्वालियर की संधि मैं बता देता हूं हुई कब थी, 1817 में की गई थी, लेकिन यह इनका संबंध प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से नहीं है। बड़गांव की संधि भी बात की जाए 1700 आपकी 79 में की गई थी, 1779 में, तो ये इसका संबंध आपका आंग्ल मराठा युद्ध से है। मंदसौर की संधि भी आपकी बता देता हूं 1818 में की गई थी, लेकिन इसका संबंध भी आपका किससे नहीं है भाई, आंग्ल मराठा युद्ध से नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर भाई प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो संबंध है पुरंदर की संधि का है और आपकी बड़गांव की संधि का है। ऑप्शन सी वाला रहेगा, 1 और 3 आपके ऑप्शन सही है। अच्छा, जो ग्वालियर की संधि है, ग्वालियर की संधि ध्यान रखना है आपको, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। ठीक है, मंदसौर की संधि की बात की जाए कब है, तो ये भी आपकी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से ही संबंधित है। तो आपको ये भी आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है।
नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से मराठा साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण रहे हैं। मराठा साम्राज्य के पतन के उत्तरकालीन मराठों का अकुशल नेतृत्व, बिल्कुल करेक्ट है। सैन्य प्रणाली में आधुनिकता का अभाव हो गया, बिल्कुल ये भी ठीक है। मराठों की अपर्याप्त नौसेना, ये भी सही है। मराठा सरदारों का आपसी में झगड़ा होना, ये भी करेक्ट है। तो चारों ऑप्शन सही हैं आपके मराठा साम्राज्य के पतन के लिए, तो हम डी वाले पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से विचार करें, मिसल का नाम और मिसल के संस्थापक कौन से हैं। शुक्र चकिया मिसल तो सबने ही आपने याद की होगी, लेकिन यहाँ पर बात किया कौन से ऑप्शन यहाँ पर, कितने कथन यहाँ पर सही हैं। जैसे अहलूवालिया मिसल की बात किया, किससे संबंधित है, जस्सा सिंह से, बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पर कनवीहा मिसल की, तो यह जय सिंह से संबंधित है, ये भी ठीक है। शुक्र चकिया मिसल की बात करें चरत सिंह से संबंधित है, ये भी ठीक है। और शहीदी मिसल की बात करें तो बाबा दीप सिंह संबंधित है, ये भी ठीक है। तो आप चारों ही ऑप्शंस करेक्ट है, तो हम सी वाले पे लाएंगे। अब देखो शुक्र चकिया मिसल, बहुत सारे लोग हैं नहीं ये तो सर आपने गलत बता दिया। अरे भाई शुक्र चकिया मिसल से संबंधित चरत सिंह अलग व्यक्ति थे, वो भी इस मिसल से संबंधित रहे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बंगाल के निम्नलिखित नवाबों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो बंगाल के नवाब हैं, उनको कालक्रम में जैसे बात करें, मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली का कार्यकाल 1700 से लेकर 1727 रहा है। सुजाउद्दीन खां की बात किया है तो 1727 से लेकर 1739 रहा है। सरफराज खां की बात किया है, सरफराज खां की बात किया है तो 1739 से लेकर 1740 रहा है। और अलीवर्दी खां की बात करें 1740 से लेकर आपका 1756 रहा है। ऑप्शन आपका पहला वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने, कहाँ के कह रहा है, आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आधुनिक उपकरणों से युक्त जो है वेधशालाओं की स्थापना या निर्माण करवाया था। तो एक चीज याद रखना है कि सवाई जयसिंह के द्वारा, किसके द्वारा, सवाई जयसिंह के द्वारा वेधशाला के उपकरणों का निर्माण करवाया गया था। कहां कहां करवाया गया था, इसको याद रखना है। मथुरा में करवाया गया, उज्जैन में करवाया गया था, जयपुर में करवाया गया था, आगरा में नहीं करवाया था इन्होंने। तो उज्जैन, मथुरा और आगरा में करवाया था। और यहां पर एक ऑप्शन है नहीं, बाकी मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली में भी करवाया था। तो इन 4 जगहों में सवाई जयसिंह के द्वारा आधुनिक वेधशालाओं का जो निर्माण है करवाया गया था। ऑप्शन हमारा रहेगा बी वाला, 1, 2, 3। बाकी चौथा वाला जो दिल्ली है वो मैंने आपको अलग से बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टीपू सुल्तान के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। टीपू सुल्तान के बारे में इन्होंने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया हुआ था। क्या लगाया था, ट्री ऑफ लिबर्टी को लगाया था, बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने मैसूर के जैकोबियन क्लब का अपना समर्थन भी किया था, हम कहेंगे ये भी ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा 1 और 2 दोनों करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से काल क्रम में व्यवस्थित करें। गुरु हरकिशन जी, गुरु हरकिशन जी की अगर हम बात करें तो 1661 से लेकर 1664 तक इनका संबंध है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी की बात की जाए तो 1675 से लेकर 1708 तक इनका संबंध है। अगर हम बात करें गुरु अर्जुन देव जी की, गुरु अर्जुन देव जी की बात करें तो 1581 से लेकर 1606 तक संबंधित है। गुरु अंगद की बात किया तो 1539 से लेकर 1552 तक संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा सही है। पहले नंबर पर दूसरा आएगा, फिर आपका चौथा आएगा, फिर आपका पहला आएगा, फिर आपका तीसरा आएगा। तो इस तरीके से आपको इनको भी याद कर लेना है। नेक्स्ट बात करेंगे, किसने मूसी नदी के किनारे हैदराबाद नामक नगर जो है बसाया था। तो किसने बसाया था, कुली कुतुब शाह के द्वारा आपको हैदराबाद नगर की स्थापना करवाई गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन हमारा सही है। तो कथनों पर विचार करना है कौन सा सही है। मध्यकालीन भारत में सरंजामी प्रणाली मराठों के लिए अधीन जो है भूमि अनुदान प्रणाली थी। कैसी थी मध्यकालीन भारत में, सरंजामी जो प्रणाली थी मराठों के अधीन भूमि अनुदान प्रणाली थी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरंजामी प्रणाली को छत्रपति शिवाजी के द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। अरे भाई, इसकी शुरुआत राजा राम भोसले के द्वारा करवाई गई थी, छत्रपति शिवाजी ने नहीं करवाई थी। केवल आपका ऑप्शन पहला वाला सही रहेगा, क्योंकि राजा राम भोसले ने इसकी शुरुआत को करवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूरब में कर्नासा नदी तक फैला जो अवध का सूबा है एक विस्तृत समृद्धशाली क्षेत्र था, बिल्कुल ठीक है। अवध स्वतंत्रता की घोषणा 1722 में सादत खान ने बुरहान मुल्क में की थी। तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। दोनों ही ऑप्शन सही है अवध के लिए, 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। किसके द्वारा लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा बनवाया गया था। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा की बात करें किसने बनवाया था, तो अशफाकउद्दौला ने बनवाया था। किसने, अशफाकउद्दौला ने 1784 में बनवाया था और यह लखनऊ में स्थित है, ध्यान रखना है। लखनऊ में ही रूमी दरवाजा का निर्माण भी अशफाकउद्दौला ने ही 1784 में ही करवाया हुआ था। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए विचार कर लेते हैं कौन सा सही है। मैसूर के शासक हैदर अली ने डिंडीगुल में
फ्रांसीसियों के सहयोग से एक शस्त्रागार, मतलब कि एक जो आपके शस्त्र आर्मी थी, जो आर्मी के शस्त्र होते थे उसकी स्थापना करवाई थी। बिल्कुल करेक्ट है। डिडिगुल वर्तमान कर्नाटक राज्य का एक नगर है। अरे भाई डिडिगुल कर्नाटक राज्य का वर्तमान में नगर नहीं है, तो आपको याद रखना है केवल आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही रहेगा, डी वाला ध्यान रखिएगा। कहां पर? डी वाला सही रहेगा, क्योंकि डिडिगुल जो है कर्नाटक में नहीं है बल्कि कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में है। ध्यान रखिए कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एक तरफ प्रमुख राज्य हैं और एक तरफ सरदार हैं, कौन से प्रमुख राज्य के कौन से सरदार रहे हैं? जैसे बहमनी की बात करें यहाँ पर, सॉरी बहमनी कहां से आ गया, एक मिनट। ठीक है, अहमदनगर की बात करें तो अहमदनगर जो आपका संबंधित रहे हैं मलिक अंबर संबंधित रहे हैं। कौन? मलिक अंबर। गोलकुंडा की बात करें तो मीर जुमला संबंधित रहे हैं। बीजापुर की बात करें तो अफजल खान संबंधित रहे हैं। विजयनगर की बात करें तो नरसा नायक संबंधित रहे हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला ही रहेगा, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर सही मिले हुए हैं और यह दक्कन के राज्य है। नेक्स्ट आता है कि स्वतंत्र अवध प्रांत निम्नलिखित में से एक नवाबों को एक कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो अवध के स्वतंत्र अवध के जो आपके नवाब थे उनको एक कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे शहादत अली खां की बात करें 1722 से लेकर 1739 तक रहा था। सफदर जंग की बात की है तो 1739 से लेकर 1754 रहा है। शुजाउद्दौला की बात करें 1754 से लेकर 1775 रहा है। और अशफुद्दौला की बात करें 1775 से लेकर 1917 तक रहा है, तो 97 तक रहा है। ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 सभी ऑप्शन जो आपके सही मिले हुए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रथम आंग्ल सिख संघर्ष से संबंधित युद्धों को एक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध हुए थे इसके संबंध में बात करना है। जैसे बात करें अलीवाल का युद्ध, जो अलीवाल का युद्ध है भाई आपका 28 जनवरी, ध्यान रखिएगा 28 जनवरी 1846 को हुआ था। ठीक है, मुदगी का युद्ध कब हुआ? तो 18 दिसंबर 1845 को हुआ। शुभराय का युद्ध कब हुआ? तो शुभराय का युद्ध भाई साहब 10 फरवरी आपका 1846 को हुआ। फिरोज शाह का युद्ध की बात किया आपका 21 दिसंबर 1845 को हुआ। तो इन युद्धों को आप एक या तो याद कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपको जैसा भी ठीक लगे इनको आप लोग ध्यान रखना है, क्योंकि मिलाने के लिए भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। चलिए अभी हमने यहाँ पर जीएस के क्वेश्चन लगाए और जीएस के क्वेश्चन हमने 40 क्वेश्चनों को कवर किया है जो कि हिस्ट्री के थे। अब यहाँ पर हम कौन से क्वेश्चन आएंगे? हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। मेक आईएएस में मिनी टेस्ट रहता है, तो मेक आईएएस में 41 से हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे, तो अब हम इनको देखेंगे। लेकिन जल्दी से आप लोग फिर से पुनः रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सांप का पर्यायवाची नहीं है? तो भाई पर्यायवाची की बात कर रहा है कि सांप का नहीं है। कौन कौन सा सांप का है पहले अगर उसको ढूंढ ले, तुम व्याल है, पनग है, अहिर है। लेकिन बयार भैया सांप का पर्यायवाची नहीं है। जो बयार आपका है वो हवा का पर्यायवाची। किसका? हवा का पर्यायवाची है आपका बयार। तो आपका ऑप्शन रहेगा बी वाला जो गलत था वही सही हो जाएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से अलग है? तो पर्यायवाची की दृष्टि से 3 से अलग कौन सा है? जैसे हम बात करें निलय, गेह और सदन। अगर हम बात करें ये सदन, गेह और निलय की, तो ये आपके सभी जो हैं घर के पर्यायवाची हैं। किसके? घर के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन हम कानन की बात करें, कानन आपका जंगल का पर्यायवाची होता है। किसका? जंगल का पर्यायवाची होता है। तो ये ऑप्शन आपका इन तीनों से अलग था। निम्नलिखित में से कितने शब्द हैं असुर के पर्यायवाची हैं? भाई असुर शब्द के यहाँ पर कितने पर्यायवाची हैं इसकी बात कर रहा है। तो असुर के पर्यायवाची की बात अगर हम करें तो यहाँ पर असुर के कौन कौन से रहेंगे? निशाचर रहेगा क्या? निशाचर रहेगा, बिल्कुल रहेगा निशाचर, है ना। अगर हम बात करें धनुष, भाई धनुष भी रहेगा असुर का। अमी नहीं रहेगा। अमी किसका होता है? अमी अमृत का होता है। किसका होता है? अमी अमृत का होता है। यातुधान की बात करें तो ये भी आपका असुर का रहेगा। तो 1 2 और 3 आपके असुर के हैं, जबकि अमी आपका अमृत का है। तो हम कहेंगे 3 ऑप्शन हमारे असुर के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा समूह सभी अश्व के पर्यायवाची हैं? भाई घोड़ा के पर्यायवाची इनमें से अश्व के कौन कौन से हैं, है ना। ये पूछ रहा है कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पर बात करें घोड़ा के पर्यायवाची में है तुरंग, वाजी और घोटक। ये आपके सभी क्या हैं? अश्व के पर्यायवाची हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची है? आंख का इनमें से कौन कौन से पर्यायवाची हैं? जैसे बात करें हम लोचन आंख का पर्यायवाची है, अच्छी भी आंख का पर्यायवाची है, अंबक भी आंख का पर्यायवाची है। तो ये 3 हो गए, 2 3 4 आपके आंख के पर्यायवाची। व्योम किसका पर्यायवाची है? तो व्योम की बात करें तो व्योम आकाश का पर्यायवाची होता है। किसका? आकाश का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का पर्यायवाची नहीं है? तो जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है यहाँ पर बात करें,
है ना। तो सबसे पहले जल के पर्यायवाची देखें, तो हम जल के पर्यायवाची देखें, मेघ पुष्प जल का पर्यायवाची, तोय भी जल का पर्यायवाची, उदक भी जल का पर्यायवाची। अनिल की बात किया तो अनिल भैया पवन का पर्यायवाची होता है, किसका, पवन का पर्यायवाची अनिल होता है। आपका ऑप्शन डी वाला जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जल का पर्यायवाची नहीं है। एक तरफ यहाँ पर शब्द हैं और पर्यायवाची हैं, सूची एक और सूची दूसरी मिलाना है। जैसे अब मिलाएं कैसे भाई दोनों, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम देखते हैं। चलिए देख से, जैसे अंक का पर्यायवाची क्या होगा, अंक का भाई गिनती हो जाएगा, ये चौथा वाला मिला है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सामने, अंक का पर्यायवाची गिनती हो जाएगा। अंकुर का क्या होगा, तो अंकुर की हम पर्यायवाची की बात करें तो गाभा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूसरे से मिला दे, पहले से मिला देंगे गाभा हो जाएगा। अंकुश का पर्यायवाची क्या होगा, तो अंकुश का पर्यायवाची प्रतिबंध हो जाएगा, दूसरे से मिलाना है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, प्रतिबंध पर्यायवाची हो जाएगा। और अंग का क्या होगा, तो अंग का कलेवर हो जाएगा, तीसरे से मिलाना है, कलेवर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से भी थोड़ा याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है अग्नि के पर्यायवाची है, तो अग्नि के पर्यायवाची इनमें से कौन कौन से हैं, तो कृषाणु, विश्वानर, हुतानस, हुतासन और रोहिताश्व आपकी जो है आपके अग्नि के पर्यायवाची है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर लिखा हुआ है अग्नि के पर्यायवाची में, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई अमृत का, अमृत का पर्यायवाची क्या है भाई, अमृत का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा, जीनोदक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीनोदक आपका अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कितने शब्द अर्जुन के पर्यायवाची है, तो इनमें से अर्जुन के पर्यायवाची कितने हैं, अर्जुन के पर्यायवाची, गुणाकेश अर्जुन का पर्यायवाची होता है ना, रविशुत अर्जुन का पर्यायवाची नहीं होता, ये अश्व का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा। पार्थ आपका अर्जुन का पर्यायवाची होता है और धनंजय भी आपका अर्जुन का पर्यायवाची है। तो गुणाकेश, पार्थ और धनंजय आपके अर्जुन के पर्यायवाची हैं, जबकि दूसरा वाला सही नहीं है, रविशुत आपका अश्व का पर्यायवाची होता है। तो तीन ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक तीन से अलग है, कौन सा तीन से अलग है उसकी बात करें। जैसे हम बात करें यातुथान, यातुथान आपका किसका पर्यायवाची है, तो असुर का पर्यायवाची है, किसका है, असुर का पर्यायवाची है। धनुज किसका पर्यायवाची है, धनुज भी आपका असुर का पर्यायवाची है। निशाचर किसका पर्यायवाची, निशाचर भी असुर का पर्यायवाची है। लेकिन अभ्यागत की बात किया तो अभ्यागत जो आपका है, अभ्यागत की बात करें, अभ्यागत जो है अतिथि का पर्यायवाची होता है, किसका, अतिथि का पर्यायवाची होता है। तो सी ऑप्शन आपका इन तीनों से अलग था। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से अनार का पर्यायवाची नहीं है, तो तीन होंगे, एक नहीं है, कौन सा नहीं है, दाड़िम अनार का पर्यायवाची है, रामबीज भी अनार का पर्यायवाची है, शुक्र प्रेम भी अनाज का पर्यायवाची, गल्ला नहीं है। लेकिन गल्ला किसका पर्यायवाची है, गल्ला अनाज का पर्यायवाची होता है, किसका, अनाज का पर्यायवाची होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर गलत था। अपमान का पर्यायवाची नहीं है, तो अपमान का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। अगर हम बात करें अपमान का पर्यायवाची की तो तिरस्कार है, निरादर है, अवमानना भी है। अनुकृत आपका का पर्यायवाची नहीं होता है, कौन सा, अनुकृत नहीं होता है। अनुकृत किसका पर्यायवाची है, अनुकृत जो है अनुसरण का पर्यायवाची है, किसका, अनुसरण का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से अप्सरा का पर्यायवाची कौन सा है भाई, अप्सरा का इनमें से पर्यायवाची कौन कौन हो जाएगा, तो अप्सरा के पर्यायवाची की बात करें तो यहाँ पर सुख वनिता हो जाएगा और अरुण प्रिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुख वनिता और अरुण प्रिया आपका अप्सरा का पर्यायवाची हो जाएगा। जबकि निर्छरणी और अपज्ञा की बात करें, निर्छरणी और अपज्ञा के पर्यायवाची की बात करें, ये दोनों आपके जो है नदी के पर्यायवाची है, किसके, नदी के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित समूह में सभी अभिमान के पर्यायवाची हैं, अभिमान के पर्यायवाची इनमें से कौन कौन से समूह के हैं। तो हम बात करें दर्प, मान, मिथ्याभिमान और दम्भ, ये तीनों ही चारों ही आपके अभिमान के पर्यायवाची हैं। दर्प, मान, मिथ्याभिमान और दम्भ आपके किसके हैं, अभिमान के पर्यायवाची आते हैं। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से अभ्यास का पर्यायवाची नहीं है, अभ्यास का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, मस्क अभ्यास का पर्यायवाची यही आता है। अपटू नहीं है, अपटू किसका पर्यायवाची है, अपटू की बात करें अपटू किसका पर्यायवाची है, तो अनभिज्ञ का होता है ना, भिज्ञ का होता है, ध्यान रखेगा। तो बी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। पुनरावृत्ति भी आपका किसका है, पुनरावृत्ति की बात की जाए अभ्यास का पर्यायवाची है। और रियाज की बात करें तो रियाज भी आपका किसका है, आपका अभ्यास का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। एक और आता है दोहराना, क्या होता है, दोहराना, ये दोहराना भी आपका अभ्यास का ही पर्यायवाची में आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कितने शब्द अंधकार के पर्यायवाची हैं, अंधकार के पर्यायवाची इनमें से कौन कौन से हैं। तो हम बात करें अंधकार के पर्यायवाची में एक तो आपका रहेगा यहाँ पर कौन सा, अभिबोधक, अभिबोधक भाई अध्यापक का पर्यायवाची होता है, किसका, अध्यापक का पर्यायवाची होता है अभिबोधक। मुआफिक, मुआफिक की बात करें, मुआफिक किसका होता है, तो मुआफिक हम कहेंगे अनुरूप का पर्यायवाची होता है, किसका, अनुरूप का पर्यायवाची होता है। और ध्वांत, ध्वांत जो होगा आपका अंधकार का पर्यायवाची है। और यहां पे लिखा है तिमस्त्रा या तिमत्रा,
ठीक है, समझ लेना थोड़ा, ये दोनों ही आपके अंधकार के पर्यायवाची हैं, दोनों ऑप्शन आपके ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, बाकी दो मैंने आपको बता दिए। एक तरफ शब्द नियुक्त पर्यायवाची है, कौन सा पर्यायवाची किससे मिला है, जैसे बात करें अदृश्य का, अदृश्य की बात किया है तो तिरोहित होता है, क्या होता है, तिरोहित होता है, अदृश्य का तिरोहित हो गया। अकाल का क्या हो जाएगा, दुर्भिक्ष हो जाएगा। अशुद्ध का नापाक हो जाएगा और असभ्य का अविनीत हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है परायण का पर्यायवाची क्या है। भाई परायण की बात कर रहा है, अध्ययन पर्यायवाची होता है, क्या होता है, अध्ययन परायण का पर्यायवाची होता है। और अंतिम में है कौन सा शब्द जो है अरियण का पर्यायवाची नहीं है, तो अरियण का पर्यायवाची कानन है, कांतार है और विपिन है, उल्था नहीं है, उल्था नहीं है। उल्था किसका पर्यायवाची होता है, उल्था अनुवाद का पर्यायवाची होता है, किसका, अनुवाद का पर्यायवाची होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था। तो बेसिक हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन किए हैं आपके किसके, हिंदी के। जैसे कि मैंने बता देता हूं, एक मिनट बस ध्यान से सुनो। जैसे हमने 40 क्वेश्चन किए जीएस के, ठीक है 40 तो गए, 20 क्वेश्चन किए हमने हिंदी के, लेकिन 20 इंटू आप अगर 4 करोगे तो आप देखोगे करीब करीब हमने 50 से 60 क्वेश्चन हमने हिंदी के कवर कर लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कवर किए। तो इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो आई, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ में हमारा ऐप को भी डाउनलोड कर लेना है, यूपीएससी नेट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके बहुत सारे मल्टीपल जो कोर्स हैं वहां पर ज्वाइन आप लोग कर सकते हो। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।